लेक्चर में हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में हमने सीखा कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। तो नाम लिखने के लिए आपको सबकी अलग नेमिंग आनी चाहिए। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, सेंट्रल एटम को कैसे लिखेंगे और काउंटर आयन को कैसे लिखेंगे। तो लिगेंड में मैंने बताया कि नेगेटिव लिगेंड होगा तो ई को हटा के क्या लगा देते हैं, ओ। जैसे साइनाइड का क्या हो जाता है, साइनाइड। इसी टाइप से न्यूट्रल लिगेंड के नाम आपको याद रखना है। जैसे वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, अमोनिया को अमीन, और TH3 को फॉस्फीन। इसी टाइप से कैटायनिक लिगेंड में क्या लगा देते हैं, IUM, जैसे नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम हाइड्रोजीनियम। क्लियर। और इसके अलावा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की भी नेमिंग दो तरह से पड़ी। यदि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बट सेंट्रल एटम का नाम जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव होगा तो लास्ट में क्या लग जाता है, एट। जैसे आयरन का क्या हो जाता है, फेरेट, निकल का निकलेट, इसी तरह से। सो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे होमवर्क वाले। एक ये वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो लास्ट वाला जिसमें दो कॉम्प्लेक्स है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये आपने नेट से देखा? ओके, बुक वाले की। ओके ओके ठीक है, मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ, वो इसी में आ जाएगा ना। फिर इसको भी कर लेंगे, COCl2 En2Cl, ठीक है, इसको भी बता देंगे। उससे पहले ये देखो, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा, CO3PH3Cl3। याद है ये क्वेश्चन दिया मैंने, फाइन। इसका ये नहीं हुआ, ठीक है। पहले इसका चार्ज बताओ, कैसे मानते हो, एक्स एज्यूम करते हो, न्यूट्रल है तो 0 कर देंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 3। फॉस्फेट तो न्यूट्रल है बेटा, तो 3 इंटू क्या करेंगे, 0। और क्लोराइड से -1 होता है तो 3 इंटू -1 इज 0। तो देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आया, +3। अब ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, 3 बार है एग्जैक्टली, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, और इसका क्या है, क्लोराइडो। क्लियर। तो इसमें C है और इसमें T है, पहले किसको लिखोगे, T को। ध्यान से समझना कि ये जो TH3 है, PTH3, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। इसको गौर से समझना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसके नाम में पहले से ही ट्राई है। क्वेश्चन ये था, PTH3 और इसके बाद एक और C था, चेक करो। इसके नाम में पहले से C है और फिर ये भी कितनी टाइम्स है, तो क्या इसको ऐसे लिखोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट? अच्छा नहीं लग रहा, गेटिंग माय पॉइंट। फिर से एक बार पहले से ट्राई है, हाँ एक बार पहले से ट्राई है और बाहर भी ट्राई है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट नहीं जम रहा। तो याद रखना, यदि किसी लिगेंड में पहले से ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, पहले से ही न्यूमेरिकल लगा है, तो इस केस में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स लिगेंड। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड में मल्टीप्लिसिटी के लिए डाई ट्राई काम में नहीं लेते, यहाँ पे काम में लेते हैं बिट, ट्रिस, लाइक दैट। 2 आएगा तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में इसको डाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, बिट। 3 के केस में ट्रिस, 4 के केस में टेट्राकिस, एंड इन केस ऑफ 5 इट इज पेंटाकिस, लाइक दैट। क्लियर। अब बताओ यहाँ पे ट्राई में ट्रिस लगाओगे कि ट्राई लगाओगे, ट्रिस, क्योंकि इसमें पहले से ट्राई आ गया। अब देखो, अब इसका नाम ध्यान से समझना, पहले C लिखेंगे। अच्छा ये तो सिंपल लिगेंड है, क्या इसके लिए भी ट्रिस लगाओगे, नो, इसके लिए तो ट्राई लगाएंगे। क्या हो गया ये, ट्राइक्लोराइडो, इसके लिए लगेगा ट्रिस, ट्राइक्लोराइडो ट्रिस, और इसका नाम बताओ, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। कोबाल्ट और ब्रैकेट में कितना है, 3, दैट्स इट। तो यहाँ पे ट्राई नहीं लगाना, ट्रिस लगाना, दैट इज द थिंग। अब ये क्वेश्चन, ये NCERT का था। चलिए एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं इनको, COCl2 En2Cl,
ध्यान से समझना इसको, CuCl2 En2Cl, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, अब देखो ये जो En है इसके नाम में पहले से डाई है। देखो इसका नाम क्या था, इथाइलिन डाइअमीन। याद है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइअमीन। तो इसमें पहले से डाई आ रहा है, और ये है भी कितनी बार, तो पहले क्या लिखोगे, डाई इथाइलिन डाइअमीन। क्लियर? इट इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड, to show its multiplicity we have to use this। अब देखो इथाइलिन का ई है और क्लोरो का सी है, पहले क्या आता है, सी, तो क्या नाम हो जाएगा, डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो, फिर क्या लगाओगे, विथ, विथ के ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमीन, और सेंटर एटम कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट। कोबाल्ट लगाओगे या कोबाल्टिक, कोबाल्ट, क्योंकि ये कैटायन में आगे, और लास्ट में काउंटर आयन का नाम क्या हो जाएगा, 4 देख लो, 3 आएगा, कोबाल्ट ट्रिक्लोराइड। देन नेक्स्ट इसको लिखो, फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं, जल्दी से लिखो, लिखना ये वाले एग्जांपल अच्छे हैं, इसको आप नोट डाल के लिखो अलग से। In case of complex ligand, you have to use these numerical prefixes with tris, tetrakis and pentakis. Then जल्दी से नोट करो, इसमें एनसीईआरटी में एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा था कम से कम नहीं नहीं करते 25 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 25 एग्जैक्टली, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, सारे में अलग अलग। चलिए एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला था, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, आज इसको देखते हैं। COH2O होल 4 Cl2, अगला था COH2O होल ट्वाइस Cl4, दिस वन। डन, फाइन। अब ध्यान से समझना, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कितना था, कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक था, और ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स। इसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। सो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए आपको कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर याद करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर सम कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का कॉमन चार्ज होता है, याद रखना, +2 और +3। क्लियर? आयरन, कोबाल्ट, निकल का +2 या फिर +3। प्लेटिनम और पैलेडियम, इसका होता है बेटा या तो +2 या फिर +4। इसी टाइप से कॉपर, कॉपर का क्या होता है, +1 या फिर +2। एंड लास्ट इज यू हैव टू रिमेंबर द चार्ज ऑफ जिंक, जिंक पे क्या आता है, +2। ये कॉमन चार्जेस याद रखने पड़ेंगे इस टाइप के लिए। अब देखो इस पार्ट में सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, और इसमें भी कौन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। आपको चार्ज एज्यूम करना है और इस तरह से एज्यूम करना है ताकि इन दोनों का सेंट्रल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सा मैच कर जाए, कॉमन ऑक्सीडेशन। और कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है, +2 या फिर +3। अब देखिए पहले ही मैंने क्या किया, पहला कैटाइन है और दूसरा क्या है, एनाइन। पहले कैटाइन को लिखते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया इस पे +1 है, तो ऑटोमेटिकली इस पे क्या है, न्यूट्रल होगा। इस पे +1 माना तो उस पे क्या मानूंगा, -1। अब समझो कि यदि ये +1 का कैटाइन है
अब बताओ इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, देखो कैसे निकालोगे। 1 × X प्लस 4 वाटर, 4 × 0 प्लस 2 क्लोरीन, 2 × -1 इक्वल टू हाउ मच, +1। अब बताओ क्या यहाँ से कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, +3। गेटिंग माय पॉइंट, इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है। अब इसमें भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा क्या यहाँ पे भी कॉमन चार्ज आ रहा है या नहीं। तो अगेन इससे किससे इक्वेट करोगे, वेरी गुड। सो एक्स एज्यूम करके 1 × X प्लस 2 वाटर, 2 × 0 प्लस 4 क्लोरीन, 4 -1 इक्वल टू -1। तो एक्स यहाँ से भी कितना आ रहा है, +3। इसका मतलब हमने जो एज्यूम्पशन माना दैट इज करेक्ट। दोनों कोबाल्ट का चार्ज कितना है, +3। पहला वाला क्या है, कैटायन, और दूसरा वाला क्या है। अब समझो इसमें कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट, वेरी गुड। और इसमें कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। अब देखो इसका नाम बहुत आसान है, सी एक्वा है, तो ये हो गया टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, पहले कोबाल्ट नहीं, टेट्रा एक्वा लिगेंड को लिखो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट का चार्ज कितना है, सी। ये तो पहले पार्ट का नाम हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग इसका नाम लिखो, डाई एक्वा, डाई एक्वा क्लोराइडो या टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो, वेरी गुड। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो बिल्कुल आसान है, बस यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना है। क्लियर। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ इसी पे, ये करके ट्राई करो, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन। नोटिस दैट इज होमवर्क। CuNH3 5, CuNH3 5, PtCl4, PtNH3 फोल्ड बाई Cl4, इसका नाम लिखना। इसके बाद कुछ और तरह की नेमिंग, ये आपके बोर्ड और नीट यहां तक पूछा जाता है। अब जो पढ़ेंगे ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये होमवर्क ट्राई करना, समझ पाया। इससे चार्ज मानोगे और चार्ज इस तरह से मानेंगे ताकि दोनों सेंट्रल एटम का कौन सा ऑक्सीडेशन सेटिस्फाइड हो, कॉमन। डन, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड। अब थोड़े स्पेशल केसेस आएंगे, ज्यादातर यही आएगा एग्जाम में। डन, चलिए नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेमिंग, ये आप धीरे लिखते हो ना, इससे एक डायलॉग याद आया, बताओ, बोलो सर।
धमाल मूवी देखी है सबने? उसमें वो हेलीकॉप्टर में फंस जाता है, हेल्पलाइन लगाता है वो, है ना, बमन। हेलो। फिर वो क्या बोलता है? फिर वो क्या बोलता है? सुनाई दे रहा है? यस। फिर वो बोलता है आपका शुभ नाम? बमन बमन। फिर वो बोलता है हाँ तो बमन बमन। नहीं, सिर्फ एक बार बमन। तो फिर वो वापस क्या बोलता है? हाँ तो एक बार बमन। फिर वो बोलता है सिर्फ बमन। फिर अगला क्या बोलता है? सिर्फ बमन। उसका फादर होता है असरानी, याद है ना, वो फारसी होता है। वो क्या बोलता है? कॉलिंग रूम में किस गधे को बिठा के रखा? वो एक फारसी में डायलॉग बोलता है, कितनो स्लो है। तो स्लो नहीं बनना है, फास्ट बनना है। चलिए राइट डाउन। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड। बहुत सिंपल है, कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड। इसको ध्यान से समझेंगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड? ब्रिज लिगेंड का मतलब होता है जो ब्रिज बनाएगा। ब्रिज बनाने का मतलब वो दोनों साइड से अटैच होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ब्रिज लिगेंड दोनों साइड से अटैच होगा। जैसे मान लो ये लिगेंड है एल, ये मेटल 1 से भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है और मेटल 2 के साथ भी क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखना जो भी ब्रिज लिगेंड होंगे इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज ए काइंड ऑफ ब्रिज लिगेंड। और ब्रिज लिगेंड के केस में यू हैव टू यूज म्यू एज प्रीफिक्स। जो भी ब्रिज लिगेंड होंगे उनमें हम कौन सा प्रीफिक्स काम में लेंगे? म्यू। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को देखो, दिस वन NH3 O5CO, दिस इज OHCO NH3 O5 एंड दिस इज +5। इस टाइप का कंपाउंड। अब देखिए जो पिछला केस था उसमें दो कॉम्प्लेक्स थे, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या था? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बट ये जो कंपाउंड है क्या इसमें भी आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है? इसमें दो सेंट्रल एटम है और दोनों सेंट्रल के एटम के बीच में कौन सा ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है? वो है। आया समझ में? ये दोनों सेंट्रल एटम के बीच में, तो इसका नाम ध्यान से समझना। दो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो पहले। कोबाल्ट का एक्स मान ले, तो दो कोबाल्ट का कैसे निकलेगा? 2 × X प्लस 2 × X प्लस अमोनिया कितना है यहाँ पे? 10 अमोनिया। 10 अमोनिया और अमोनिया पे कितना होता है? प्लस 8 हाइड्रोक्साइड। और वो इस पे क्या चार्ज होता है? इक्वल टू किससे कर देंगे? +5। तो 2x का वैल्यू आ रहा है 6, x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा कितना? +3। इसका मतलब दोनों कोबाल्ट का चार्ज क्या है? +3। अब ध्यान से समझना, पहले आप इसका नाम लिखोगे, फिर इसका नाम लिखोगे और लास्ट में किसका नाम? दिस पार्ट। देन तो हाउ मेनी अमीन? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंटा अमीन। पेंटा अमीन ये हो गया कोबाल्ट। पेंटा अमीन कोबाल्ट। चार्ज कितना इसका? 3। और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये ब्रिज लिगेंड है, इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे? म्यू। So this is mu hydroxide, म्यू हाइड्रोक्साइड। और फिर वापस लास्ट वाले का नाम बताओ अगेन। पेंटा अमीन। वेरी गुड, पेंटा अमीन कोबाल्ट 3। और लास्ट में ये चार्ज है इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे? वेरी सिंपल, क्लियर। बस डिफरेंस क्या था कि ये जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड था इसके आगे क्या लगाना था? म्यू। नोटेड। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ नेमिंग, नेमिंग ऑफ pi donor ligand. This is the last type of naming of pi donor ligand. I think it is very simple. समझ में आया सभी को? पहले इसका नाम लिख लिया, फिर म्यू हाइड्रोक्साइड और फिर इसका नाम हो, लास्ट में आइन लग गया। और बताओ इस पे चार्ज नहीं होता तो लास्ट में आइन लगता?
नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 5 डोनर लिगेंड। इसमें 2 कंपाउंड याद रखो बस। फर्स्ट इज पैरोसिन। पैरोसिन पैरोसिन का फॉर्मूला होता है Fe N5C5H5 होल्ड वाइट, दिस इज पैरोसिन। और दूसरा याद रखो क्रोमोसिन, CrN6C6H6C6H6 होल्ड वाइट, लाइक दैट। अभी समझते हैं इनका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो डोनर है वो इलेक्ट्रॉन कौन से डोनेट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पैरोसिन है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, लाइक दैट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरोसिन। इसमें जो डोनेशन होता है आयरन को, वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, दिस वन, दिस इज पैरोसिन। और क्रोमोसिन का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है, क्रोमियम, और यहाँ पे इसको 2 बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लाइक दैट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड बेंजीन, दिस इज क्रोमोसिन। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि जो डोनर है वो कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लोन पे डोनेट नहीं होंगे, यहाँ पे कौन से डोनेट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। नोटिस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो दैट इज ऑल अबाउट नेमिंग। आज लेट क्यों हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक EN रूल। और कल का टाइमिंग कीप इन माइंड, यू हैव टू कम 10:15। क्लियर? 10:15 से 1.5 घंटे की क्लास होगी 11:45। आज मैं 10:30 तक रुका था क्योंकि मैंने ही बोला था 10:30 का, अब 10:15 हुआ। तो ये समझ में आया नेमिंग ऑफ 5 डोनर लिगेंड। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 5 डोनर लिगेंड। तो 5 डोनर में इस तरह से होगा N5C5H5। इस N5 का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस N5। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, इस N5 का मतलब होता है कि जो 5 बॉन्ड है वो कितने कार्बन के बीच में स्टेड है, कितने कार्बन में, 5 बॉन्ड में। देखो ये C5H5, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, दिस वन। ये जो C5H5 है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C5H5। तो बताओ ये जो 5 बॉन्ड डेंसिटी है ये कितने कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। आया समझ में? नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस N6? वेरी गुड, दिस 5 बॉन्ड डेंसिटी स्टेट बिटवीन 6 कार्बन। ये तो बहुत फेमस कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन में 5 बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में होते हैं, 6, लाइक दैट, दिस इज द बेंजीन। तो ये याद रखना, N5 denotes the number of carbon in which 5 electron density is saved. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, that is Sedgwick EN rule. लिखो इसको। Then लिखा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जाने, दिस इज Sedgwick EN रूल, या फिर सिंपली इसको आप EN रूल भी बोल सकते हैं। देखो SIDVICK, दिस इज Sedgwick EN रूल। और एग्जाम में आपको सिर्फ मिल सकता है EN रूल, दोनों सेम है। Sedgwick EN रूल और EN रूल। What is meaning of EN? EN का फुल फॉर्म समझो, EN की फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। What is EN here? Effective atomic number। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और सिज्विक ने क्या बताया,
कि जिस किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर आ जाए। एक बार सुनो ध्यान से कि कोई भी कंपाउंड में यदि सेंट्रल एटम का EAN, सेंट्रल एटम का क्या EAN, ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। क्लियर? जैसे नोबल गैस के बराबर आने का मतलब बताओ, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? हीलियम का 10, 36, 54 और 86। यदि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का EN इनमें से किसी के इक्वल आता है नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, तो वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। अब बात आई कि EN कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देयर इज वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग EN. EN is equal to Z minus oxidation number plus twice of coordination number. This is the formula to determine the value of EN. EN किसके इक्वल होगा? Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. What is Z here? Z is the atomic number of central atom. Z is atomic number of central atom. What is ON? ON किसका शॉर्ट फॉर्म है? Exactly, oxidation number of central atom. ये सब कुछ सेंट्रल एटम के of central atom. And what is CN? CN क्या होगा? Coordination number of central atom. Coordination number of central atom. Now इस रूल का मीनिंग समझ में आया सभी को कि जब नोबल गैस का EN, जब कंपाउंड का EN, सेंट्रल एटम का EN इनमें से किसी एक के इक्वल आएगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? एक्सट्रीमली हाईली स्टेबल। नाउ रूल क्या है देखो, इफ द EN ऑफ सेंट्रल एटम, if the EN of central atom is equal to atomic number of noble gas, atomic number of noble gas, then that compound will be highly stable. This is the EN rule. जब सेंट्रल एटम का EN नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ध्यान से समझना, जैसे ये कंपाउंड K4Fe2CN6, पहले रूल नोट करो फिर इसमें निकालते हैं। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है EN कैलकुलेट करने का। तो रूल क्या कह रहा है समझ में आया सभी को? EN किसके इक्वल होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से। अब एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, EN कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको सीखो निकालना। यहाँ पे बताओ सेंट्रल एटम कौन है? आयरन। अब बताओ EN जो होता है, EN इसका फॉर्मूला क्या था? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके लिए आपको 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। एक तो एटॉमिक नंबर, बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 26। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक बॉन्ड बनाता है तो 6 साइड कितने बनाएगा? 6 बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब बचा कौन? वो भी निकालना आता है एक्स एज्यूम करके। कैसे करोगे देखो, 4 पोटेशियम 4 इंटू क्या करते हैं, पोटेशियम पे क्या होता है +1 प्लस आयरन का x मान लिया तो 1 इंटू एक्स। 6 साइनाइड है, साइनाइड से क्या होता है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया प्लस, हाउ मच? प्लस, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। क्लियर? तो जेड कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन सब मिलके यहाँ पे पुट करो। देखो EN इक्वल टू जेड कितना था 26 माइनस ऑक्सीडेशन कितना 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन कितना
6 इसको सॉल्व करो, देखो वेरी गुड। 26 माइनस 2 प्लस 12, -2 + 12 इज 10 और 10 + 26 कितना हो गया 36 और 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है? इसका मतलब क्या है, ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। इसको लिखो फिर और क्वेश्चन करते हैं। नोट दिस, यहां तक लिखा सभी क्लियर? इतना फिर क्वेश्चन लिखता हूं। बातें नहीं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। राइट डाउन, identify which of following compound follows EN rule. Which of following compound follows EN rule? इनमें से कौन से कंपाउंड EN रूल को फॉलो करते हैं? तो पहला है आपके सामने, द फर्स्ट वन इज NiCO4 tetracarbonyl nickel. Second one is K3FeCN6. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। थर्ड है FeCO5 और फोर्थ है बेटा नेचुरल रिएजेंट K2HgI4। अब जल्दी से आप कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन और एटॉमिक नंबर लिख के EN निकालो। ये समझ में आया सभी को कैसे कैलकुलेट किया? EN बिल्कुल सिंपल है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना। ट्राई दिस। अच्छा, किसी को एटॉमिक नंबर में प्रॉब्लम है? ऐसा कोई बच्चा जिसको एटॉमिक नंबर में दिक्कत है? एनीवन बताओ। ओके, ठीक, आपको कम से कम ध्यान से समझना, एक तो 3D सीरीज का पता होना चाहिए। फोकस ऑन बोर्ड। 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो कैंडियम का कितना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का कितना हो जाएगा? 30। अब देखो, इसके अलावा किसका याद रखना है? एक आपको याद रखना है, ये होमवर्क है, आप बस निकाल के लाना, बहुत सिंपल है, पता भी होगा। एक आपको याद रखना है कैडमियम का, क्लियर? एक याद रखना है प्लेटिनम का, पैलेडियम का, मर्क्यूरी का और गोल्ड का और सिल्वर का। बस ये थे, दैट्स इट, क्लियर? एक तो 3D सीरीज ये तो याद ही होगी, इनके अलावा ये चाहिए रखना है, इसके अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा, क्लियर? जैसे यहाँ पे 3D सीरीज में निकल का कितना है? 28, आयरन का कितना? 26, यहाँ पे भी आयरन कितना? और उसके अलावा यहाँ पे कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का 80 होता है, ये काम में ले लो अभी। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नोटिस, बस इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सब केसेस में EN कैलकुलेट करो, रखो में ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन निकाल के फॉर्मूला लगाओ और बताओ क्या EN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। बताओ, फॉलो होने का मतलब क्या हुआ? जब EN किसके इक्वल आ जाएगा? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से। समझ आया? कार्बोनिल मोनोडेंड्रेट होता है, कार्बोनिल एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 कार्बोनिल कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा होगा, देखो।
वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन 6 है, एटॉमिक नंबर 26, जेड 26, लगाओ फॉर्मूला कितना आ रहा है। देखो बोर्ड पे, फोकस ऑन बोर्ड। इसमें निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। 4 कार्बोनिल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। ऑक्सीडेशन, इस पे चार्ज 0 है, निकल का एक्स एज्यूम करके निकालो, 1 इंटू एक्स, 4 कार्बोनिल, 4 इंटू 0 इज 0, तो एक्स ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ गया 0। अब देखो En का फॉर्मूला क्या था, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना हो रहा है 28 माइनस ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 4, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया 36। तो इज इट द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, और कौन सी नोबल गैस का है, इसका मतलब इसके अंदर EN रूल क्या हो रहा है फॉलो, हाँ एग्जैक्टली क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखो आयरन का एटॉमिक नंबर Z कितना है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, ऑक्सीडेशन निकालोगे तो कितना आ रहा है 3। अब फॉर्मूला लगाओ इसमें En निकालने का, क्या था Z माइनस ऑक्सीडेशन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन, तो Z इज 26 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 6, और ये आ रहा है 35। तो 35 इज इट एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, इसका मतलब इसमें En रूल फॉलो नहीं हो रहा। दैट्स इट, ये दोनों होमवर्क हैं। Which one? ये वाला, not cobalt, this is ligand, clear, carbonyl ligand। तो इनमें आपको चेक करना है कि ये फॉलो होगा या नहीं, नोटिस जल्दी से लिखो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो En था, इसी के साथ हमने स्टार्ट कर दी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेफ स्टेबिलिटी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी। तो पहली थ्योरी कौन सी थी, En रूल। दूसरी थ्योरी है वर्नर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है वर्नर थ्योरी। ये लिख लो बस, बाकी आप घर पे ट्राई करना, दो फास्ट जल्दी से लिखो। नोट किया सभी ने, नेक्स्ट हेडिंग डालें, दिस इज वर्नर थ्योरी। अच्छे से समझना, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट। नाउ वर्नर थ्योरी क्या होती है, लिखो पहले, लिखो, डू इट फास्ट, लिखो। लिख लिया तो फिर भी क्यों टेंशन बचा है तो लिखो, डोंट वरी, आई विल स्टार्ट 2 मिनट लेटर, डू इट फास्ट। डन, प्रतीक आपने लिखा, लिखो, लिखा, ठीक, चलिए। नेक्स्ट है वर्नर थ्योरी, ध्यान से समझना। वर्नर ने क्या समझा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके दो तरह की वैलेंसी होती है। सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब एग्जाम में आपको थ्योरी के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों थ्योरी के डिफरेंस आते हैं, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट डाउन, according to this theory, central atom has 2 types of valency, has 2 types of valency. The one is primary valency and second is secondary valency. First one is primary valency and second is secondary valency.
नाउ इन दोनों के डिफरेंसेस याद रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट की डिफरेंसेस, इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड के अंदर कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और कितनी सेकेंडरी, तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होगी? ऑक्सीडेशन नंबर के। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। is equal to coordination number. Primary valency is satisfied by anion. Primary valency is satisfied by anion, मतलब प्राइमरी वैलेंसी किसके हेल्प से बनती है? किसकी वजह से? एनाइन की वजह से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसकी वजह से बनेगी? लिगेंड की वजह से। दिस इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, satisfied by the ligand. Now third difference, याद रखना जब हम वर्नर का डायग्राम बनाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो दिस प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डैश लाइन, लाइक दैट, बट द सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय सिंपली लाइन, इस तरह से सॉलिड लाइन। फोर्थ की डिफरेंस, प्राइमरी वैलेंसी आयन से सेटिस्फाइड होती है और जो आयनिक बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल? एनीवन? आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? डायरेक्शनल। क्लियर? तो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल बिकॉज these are satisfied by ion. This is non-directional. And the secondary valency is directional. Last difference, primary valency is ionizable, ये आयन फॉर्म कर सकती है, while secondary valency क्या होगी? Non-ionizable. So these are the major differences, main differences of Werner tube. Note it. इसके बाद वर्नर डायग्राम कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आएगा, दैट इज वर्नर नोटेशन और वर्नर डायग्राम। वर्नर नोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस वन, Cr NH3 Cl3। फिर कुछ और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो बताओ क्या क्या डिफरेंस है? प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होगी? ऑक्सीडेशन। एंड सेकेंडरी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनाइन एंड सेकेंडरी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी को किससे डिनोट करेंगे? डॉटेड से। एंड सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय लाइन। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज, while secondary valency is non-ionizable. See this compound, आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, draw the Werner diagram of this compound. Focus on board. अब बताओ इसके अंदर, can you tell me कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी होगी? Anyone? प्राइमरी वैलेंसी किसकी इक्वल थी? ऑक्सीडेशन नंबर के, और ऑक्सीडेशन निकाल के देखो इसमें प्लस की आ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 3। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये किससे सेटिस्फाइड होगी? एनाइन से। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। एंड हाउ मच कोऑर्डिनेशन इन दिस कंपाउंड? और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये किसकी वजह से है? लिगेंड की वजह से। एक बार बोर्ड से समझना, इसका वर्नर कैसे बनेगा? CO 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को किससे डिनोट करेंगे? लाइन से। तो 6 लाइन बना दो लाइक दैट। Cr, प्रिंटिंग मिस्टेक।
Cr, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? अमोनिया। तो सब जगह क्या लगा दोगे? NH3। तो ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। और प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? एनाइन। और प्राइमरी वैलेंसी को किससे डिनोट करेंगे? डॉटेड से। तो 3 जगह पे डॉट लगा दो Cl के साथ, लाइक दैट। दिस इज द बर्नर डायग्राम। क्लियर? इसको नोट करो। एक और कंपाउंड CrNH3 5 Cl2 Cl इसका बनाएंगे। पहले इसको नोट करो। अच्छे से बनाना, 3 डॉटेड बनाना है और 6 सॉलिड लाइन। इसमें निकालो जिसने लिख लिया। इसमें बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। एक बार बोर्ड पे देखो। ये जो 6 अमोनिया, ये आपको कैसे भी नहीं बनाने हैं, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में बनाने, इस तरह से बनाया ना क्लास 10th में ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लास 10th में नहीं, 11th में, लाइक दैट। क्लियर? दिस इज ऑक्टाहेड्रल। आप ये 3 बॉन्ड कैसे भी नहीं बना सकते, ऐसे बनाना है। देखो 4 तो एक प्लेन में बना दो, 1 2 3 4, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक। और फिर डॉट आप कहीं भी लगा सकते हो, डॉट कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, लाइक दैट। फिर इसके बाद एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी का, वो डिस्कस करते हैं। पहले इसका बनाओ वर्नर डायग्राम। See how much primary valence? Primary valence is equal to oxidation and that is equal to C। और ये C एनाइन की वजह से, तीनों क्लोरीन की वजह से, ड्यू टू एनाइन। एनाइन कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। अब देखो, मैं ध्यान से समझता। सेकेंडरी वैलेंसी किसकी इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन की। और कोऑर्डिनेशन 5 किसकी वजह से? एक इसकी वजह से। कितना? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी 5 किसकी वजह से है? NH3 की वजह से। और एक किसकी वजह से है? Cl की वजह से। अब समझना कैसे बनाए जिसका डायग्राम। दिस इज Cr, 6 सेकेंडरी वैलेंसी मतलब 6 सॉलिड लाइन। अब 6 में से 5 अमोनिया होगा और एक कौन होगा? Cl। 5 अमोनिया, NH3 NH3, दिस इज NH3 NH3 NH3, और एक क्या होगा? Cl। अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। और तीनों किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। ध्यान से समझना। तो 2 क्लोरीन तो डॉटेड में है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दोगे। फोकस ऑन बोथ Cl। 2 क्लोरीन तो डॉटेड में है, और ये जो क्लोरीन है ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा था और ये सेकेंडरी में भी था। आया समझ में? ये अंदर वाला सेकेंडरी में भी काउंट हुआ और किस में काउंट हुआ? प्राइमरी में। तो सेकेंडरी को तो सॉलिड से और प्राइमरी को किससे कर दोगे? डॉट से। आया समझ में? तो हाँ, इसमें सिया, हाँ Cl 6 में से किसी पे। क्लियर? All 6 positions are symmetrical, either you can attach this chlorine at this location। Then एक और क्वेश्चन ये करके बताओ सभी। वेरी गुड एग्जांपल दिस वन। CrNH3 होल साइड Cl3, ये सबसे होना चाहिए।
हाँ हाँ ये बिल्कुल ये दोनों में आएंगे, डॉट भी आएंगे और सॉलिड में आएंगे। वेरी गुड, करेक्ट। देखो बोर्ड पे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन के बराबर होता है और ऑक्सीडेशन कितना है? ऑक्सीडेशन किसकी वजह से? Cl की वजह से। तो ड्यू टू CCl, ड्यू टू CCl। और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से? 3Cl की वजह से और 3NH3, 3NH3 एंड 3Cl। इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाने। देखो Cr 4 ऐसे और 2 इस तरह, लाइक दैट। अब समझना ध्यान से कि इस बार 3 अमोनिया है और 3 Cl है, तो आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दो। वैसे तो कहीं पे भी लगा सकते हो, इट विल मेक नो डिफरेंस, बाकी आप ये बनाओ तो दिस इज मोर सुटेबल, लाइक दैट। क्लियर? बाकी ये तीनों क्लोरीन आप कहीं भी लगा सकते हो। अब ये तो क्लोरीन की सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और प्राइमरी वैलेंसी किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। तो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ पिछले वाले क्वेश्चन में कैन यू टेल मी, इसका आंसर करो कि इस स्ट्रक्चर में कितने ऐसे क्लोरीन थे जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे? 2। प्राइमरी वैलेंसी वाले सिर्फ कितने थे? 2। और कितने ऐसे क्लोरीन थे जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई? इसमें हाउ मेनी क्लोरीन आर सेटिस्फाइंग बोथ वैलेंसी? तीनों क्लोरीन, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। नोट इट and try this question, very very important question. Compare the conductivity of, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड, नीट, जेई हर एक एग्जाम में आता है। कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल aqueous solution of following compound, of following compound। 1 मोल कंपाउंड सभी लें, तो इनमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? दैट यू हैव टू कंपेयर। तो द नंबर 1 is CrNH3, 6, and this is Cl3। second compound has CrNH3, 5, Cl2, and the third compound is CrNH3, 3, Cl6। इनमें आपको कंपेयर करनी है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कंडक्शन होता है तो कॉमन सेंस से बताओ, यदि आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी हाई होगी कि लो? वेरी गुड, इजंट इट? आयंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली कंडक्शन क्या होगा? हाई। तो सिंपली इनको सबको आयोनाइज कर दो। स्टार्टिंग में सीखा था हमने वाटर डालने पे कैसे ये स्प्लिट होते हैं, तो बताओ क्या ये अंदर वाला आयंस बनाता है? नो। फिर कौन स्प्लिट होता है? बाहर वाला। तो ध्यान से समझना, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 3 क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1। तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे और -1 होगा, और क्लोरीन पे -1 है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? -3 कि +3? +3। नेगेटिव -3 है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या हो जाएगा? +3। तो देखो CrNH3 होल 6 एंड दिस इज +3। आया समझ में? 3 क्लोराइड है -3 के, तो +3 से हो जाएगा। इसमें बताओ क्या होगा? क्या ये अंदर वाला क्लोरीन आयोनाइज होगा? नो। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। इसका मतलब बाहर वाले क्लोरीन, कितने क्लोरीन है बाहर? -2। तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ जाएगा? +2। तो ये बन गया CrNH3 होल 5, अंदर वाला क्लोरीन एज इट इज और इस पे +2। नाउ दिस वन, इसको समझना ध्यान से। क्या यहाँ पे कोई आयन आपको दिखता है? नो। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नो आयन।
तो फर्स्ट केस में जब हमने इसको पानी में डाला तो कितना आयंस मिले बताओ? 3 कहाँ है? 3 तो क्लोराइड है और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितने हो गए? 4। वेरी गुड, सो इट विल गिव 4 आयन। इसके बारे में ये 2 क्लोराइड दिया और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितने दिया इसने? 3 आयन। और इसमें बताओ क्या ये आयोनाइज होता है? नो आयन। तो बताओ सबसे ज्यादा आयन किसमें है? दिस कंपाउंड, तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? हायर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कंडक्टिविटी विल बी हाई इफ द नंबर ऑफ आयंस विल बी हाई। Number of ions increases, then the conductivity also increases. Note it. Next theory है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। बहुत सिंपल है, बस इसमें कुछ केसेस याद रखना। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आया समझ में सभी को? यदि आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा इंसुलेटर होगा? वेरी गुड, लास्ट वाला। कैसे भी आ सकता है, इंसुलेटर का मतलब जीरो कंडक्टिविटी। सो दिस वन। तो बस वर्नर थ्योरी में ये आ सकता है। और एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी में गिवन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। और नहीं मिले तो फिर मैं डिस्कस कराऊंगा लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो ये वर्नर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड के अंदर 4 to 5 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले पूछेगा एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी, राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फिर आपसे बोला जाएगा ऑल्सो राइट व्हाट इज वर्नर नोटेशन एंड राइट लिमिटेशन। देखो, दैट इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो बताओ, अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कितनी थ्योरी पढ़ी? 2 थ्योरी। पहली कौन सी थी? सिज्विक ईएन रूल। और दूसरी थ्योरी कौन सी है? वर्नर। नेक्स्ट इज विविक, एग्जैक्टली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड, राइट डाउन विविक। संडे को क्या किया सर? आईपीएल में डबल हेडेड था, वो देखा है? देखा, तबाही मचा दी दोनों में। उधर से ईशान किशन ने, इधर से कोहली ने, डुप्लेसी ने, है ओडी निश्चित ने। एक बच्चा एक बैनर लेके आया था, क्रिकेट में फेमस होने के लिए लोग अच्छे अच्छे फैंस होते हैं। जैसे आपको पता हो तो सचिन तेंदुलकर का एक फैन था, वो टकला सुधीर करके, सुधीर क्या ही करके। तो सचिन मैनेजेस ऑल ऑफ these expenses for whole year, मतलब जिंदगी भर के मैच का उसने फंड दिया। दैट वाज द डाई हार्ड, मतलब सचिन का एक भी मैच मिस नहीं करता। इसी तरह से एक धोनी का भी फैन। क्लियर? कल एक फैन आया और उसने बैनर पे क्या लिखा? व्हाट ही रोट, tomorrow is my examination, but the Kohli's inning is more important than that. Clear? That went viral. ये समझ में आया सभी को? वेरी सिंपल। बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी किससे डिनोट करेंगे? सॉलिड लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी होगी किसके इक्वल? कोऑर्डिनेशन की। और प्राइमरी को किससे डिनोट करेंगे? डॉट, एंड दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। राइट डाउन थर्ड, दैट इज रिमिटिंग। थर्ड थ्योरी इज रिमिटिंग। राइट डाउन, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं रिपीटिंग, एंड दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रल एटम होता है
वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, और उन वैकेंट ऑर्बिटल में जाके लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट। याद है कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि लिगेंड जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, टैंटल मेटल। तो वीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया, टैंटल मेटल, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड vacant orbital in which ligand donate their electron, तो इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे, राइट डाउन। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड में लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, नेक्स्ट लिख लो हाइब्रिडाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज ज्योमेट्री एंड शेप। तो ये वाला पार्ट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहला केस है two coordination number. The case first in which central atom has how many coordinations? Two coordination. देखो बोर्ड पे कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ध्यान से समझना। सेंट्रल मेटल को किससे डिनोट करेंगे, M से, और दो लिगेंड है, दो वैलेंसी के लिए, दो कोऑर्डिनेशन के लिए कितने लिगेंड लगाएंगे, दो। तो क्या बन गया, Ml2। तो आपने क्लास 11 के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो ऑर्बिटल होते हैं तो वो किस पैटर्न में अरेंज होते हैं, लीनियर में। आया समझ में? ऑर्बिटल को इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो बताओ अभी डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम, दूर किया करते गए, मैक्सिमम कब होगी, जब ये 180 पे आएंगे। वेरी गुड। तो द हाइब्रिडाइजेशन, दो ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और शेप होगी ज्योमेट्री इज लीनियर, इस तरह से। दिस वन m, दिस इज l एंड दिस इज l। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3। बताओ फॉर्मूला कैसा बनेगा, ML3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और शेप और ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। पढ़ा ये शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे BH3 मॉलिक्यूल में होता है, इस तरह से इसको बोलता है ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल लिखना है, इफ यू वांट टू राइट बॉन्ड एंगल यू कैन राइट लीनियर में। बताओ बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, 180, और ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। नोटिस। नेक्स्ट यहां से अलग अलग केसेस बनेंगे। कोऑर्डिनेशन 4, दिस इज इंपोर्टेंट, याद रखना, ये ज्योमेट्री आती है एग्जाम में डायरेक्ट। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ML4, 4 कोऑर्डिनेशन बनाने हैं तो 4 लिगेंड चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ML4। यहां से दो केसेस बन सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3 होगा या फिर क्या होगा, dsp2। याद रखना कोऑर्डिनेशन 4 में दो केसेस हैं, कौन कौन से, sp3 या फिर सेकंड केस क्या है, dsp2। sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है sp3 की, टेट्राहेड्रल, और dsp2 की होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल शेप देखा सभी ने, इस तरह से लाइक दैट, दिस इज M, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। बनाया ना डायमंड का स्ट्रक्चर, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और स्क्वायर प्लेनर इज वेरी सिंपल, स्क्वायर बना दो, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। Now 5 coordination. Coordination number equal to 5. Very simple and very important. Formula क्या बनेगा इसका, ML5। इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक होगा
sp3d और एक होगा dsp3। sp3d में बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और dsp3 में बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो यार जहां पे दो केसेस बन रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन 4 में दो केसेस कौन से? sp3 में क्या बना? टेट्राहेड्रल और dsp2 के अंदर स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन 5 में sp3d में क्या बना? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और dsp3 के अंदर स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार। फोकस ऑन बोर्ड। पहले इसको बनाते हैं, बाद में लिखना। 5 लिगेंड को अरेंज करना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ट्राइगोनल का मतलब कितने लिगेंड? 3, और फिर 2 पिरामिड बना देंगे। तो देखो 3 पिरामिड को तो एक प्लेन में बना दो, ये बन गया ट्राइगोनल लाइक दैट। देन दिस इज द ट्राइगोनल, ट्राइंगल की तरह बना दो। और 2 लिगेंड, एक लिगेंड को ऊपर और एक लिगेंड को नीचे, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्लियर? एक ट्राइंगल और फिर एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। क्लियर? अब देखो स्क्वायर पिरामिडल, ये और भी आसान है। स्क्वायर बना दो और एक पिरामिड। देखो 4 लिगेंड तो एक प्लेन में, ये तो बन गया स्क्वायर, और उसके बाद एक पिरामिड निकाल दो। नोटिस फिर लास्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन 6। लास्ट केसेस कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। जो दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। डायग्राम सही से बनाने। वेरी गुड। बातें बहुत करते हो आप दोनों, कैसा सीखा? बहुत बातें करते हो आप। ये तो सपनम कितनी अच्छी बच्ची है, एकदम आइसोलेट हो। बनाओ तो। कोऑर्डिनेशन 6, फोकस ऑन बोर्ड। कोऑर्डिनेशन 6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनीवन? वेरी गुड, ML6। इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक होगा sp3d2 और एक होगा d2sp3। दोनों के ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बनाना आता है सभी को? आज बनाए काफी केसेस में, 4 इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसमें 90 डिग्री के याद रखना 12 बॉन्ड एंगल होंगे और 180 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल। नोटिस now let us discuss the difference between sp3d2 and g2sp3। गेटिंग माय पॉइंट? शेप ज्योमेट्री सेम है तो फिर डिफरेंस में कि नीचे वाला पार्ट लिखा सभी ने? लिखो। मोहम्मद सोहा, एनी डाउट? 90 डिग्री की कैसे बताना है? 12 कैसे होता है? देखो एक पेन दो,
2 पेन दो, 3 पेन दो। 90 डिग्री के ध्यान से समझना कैसे वे। यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 12, और 180 के कितने, 3। ये है एम्स का क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो कैसे 12 होंगे, ध्यान से समझना इस स्ट्रक्चर को। ये ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसे बनता है, 4 तो एक प्लेन के अंदर इस तरह से, लाइक दैट, 4 एक प्लेन के अंदर दिख रहा है ये 90, 90, 90 और 90, कितने 90 के हो गए, 4। अब ये एक पिरामिड बार वाला बना रहा हूं, जो ऊपर बना है ये वाला, जो ग्रीन कलर का है, ये भी 90, 90, 90 और 90, 4 और 4 8। इसके बाद ये अंदर वाला पिरामिड पिंक कलर वाला, आया समझ में? ये भी कितना बना देगा, 90, 90, 90, 90 की कितने, 4। तो 4 तो प्लेन में बनेंगे, 4 बाहर वाला और 4 अंदर वाला। अब 180 के देखना है तो वो तो यहीं से दिखता है, देखो 180 का मतलब स्ट्रेट, ये वाला 180 का दिख रहा है सभी को, दिस इज द सेकंड 180 एंड दिस इज क्लियर। दैट इज क्वेश्चन ऑफ एम्स एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट medical exam question. How many 180 bond angle is present in octahedral geometry? यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Done? Noted. Now just revise today's lecture if you have any doubt. Thank you. Have a nice day.